हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीटर प्लस सीपीटी घटना चक्र बुक हम लोग जो कवर कर रहे हैं, जिसमें कि सिलेबस क्रमांक चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इससे संबंधित तथ्यों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो लगभग 35 से 36 एमसीक्यूज़ यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, अभी तक जो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था से पढ़ा है महत्वपूर्ण तथ्य को, आज की इस वीडियो में उससे संबंधित जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपके लगभग कितने क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा, यानी जहाँ पर जो है सार्वजनिक और निजी, जो पब्लिक और प्राइवेट जो दोनों सेक्टर होते हैं विद्यमान होते हैं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हों। ना तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ष 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, तो यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था। तो गाइस, इसका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। कृषि में इस कोरोना महामारी में देखा होगा आपने कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा वो पॉजिटिव में रहा, लेकिन वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आपने कृषि की जो विकास देखी रही वो ऋणात्मक रही। तो इसका सही जवाब होगा वो था तीसरा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। वर्ष 1961-65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर जो ग्रोथ रही वह -1% दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1985 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत में फसल बीमा हेतु प्रयास 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को खरीफ फसल के दौरान किया गया, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1992 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या क्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा 15, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे कौन हैं। विश्व की यहाँ पर पूछा जाना है, याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा नॉर्मन ई बोरलाग, यानी ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग थे। अगर भारत में पूछा जाता तो आपको ऑप्शन बी क्लिक करना होता, एम.एस. स्वामीनाथन। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां की भारतीय हरित क्रांति का जो जन्म स्थली है वो क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किसके से है। 4 ऑप्शन है। बाढ़ को रोकना है, दुग्ध उत्पादन है, असम के उग्रवादियों से विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से।
श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि अमूल के फाउंडर, आपने सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व उत्पादन जो है वह प्रथम स्थान है। विश्व में जो है भारत का प्रथम उत्पादन है दुग्ध में। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1988, 98 और 99 में। ठीक है। कब? 1998 और 99 ईस्वी में। इस योजना का जो उद्देश्य है वह बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती एवं ज़रूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 ईस्वी में की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वह है कुटीर उद्योग। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ और भारत में औपनिवेशिक काल की पूर्व कुटीर उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूत्री वस्तुओं का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तो इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत की वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश की विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत का योजना जो आयोग है वह क्या है, किस तरह की संस्था है? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, जिसकी जगह पर आपने देखा होगा अब वह जो है नीति आयोग काम कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा एक जो है वह एक तरह की थिंक टैंक यानी सलाहकार संस्था है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठित योजना आयोग के एक संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर उसी तारीख यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म जो है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? तो एक और अभी तक जो अपडेटेड है इसके जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योग। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, SIDBI। ठीक है, यानी SIDBI। ठीक है, SIDBI। SIDBI दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष
1990 में की गई थी और सिडबी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ना तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद इसकी जो वर्तमान में स्थिति है वह 22,000 से अधिक शाखाएं तथा लगभग 60,000 ATMs हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर स्थापना पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगर यहाँ पर नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण पूछा जाता तो आपको टिक लगाना था 1 जनवरी 1949। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ है वो क्या है? वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का जो तात्पर्य है वो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। वैश्वीकरण का शब्द का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्ष 1980 से किया जाता रहा है, हालांकि 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में भी किया जाता था। प्रश्न संख्या 22 की सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा उदारीकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्गीज कुरियन किससे संबद्ध है? वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंध है। उस कार्य हेतु वह वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 से जो है नवाजे जा चुके हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1963 में और पद्म विभूषण 1999 में इनको सम्मानित किया गया है। भारत की प्रमुख वाणिज्य जो फसलें हैं वह कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 24, वाणिज्य फसलें भारत की प्रमुख, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी कि कपास है, तिलहन है, जूट और गन्ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कपास, तिलहन, जूट, गन्ना और तंबाकू इत्यादि, जबकि प्रमुख रोपड़ जो फसलें हैं वह चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर इत्यादि। प्रश्न संख्या 25, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रा की स्फीति की समय जो रेट यानी टैक्स रेट है उनमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा यानी अगर मुद्रास्फीति होगी तो जो टैक्स का जो रेट होगा वो भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मुद्रास्फीति के दौरान की दरों में कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की जो तरलता है वो समाज में कम हो सके। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? जैसे कि पंचवर्षीय योजना कब? ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं, पहली। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका जो गलत युग्म है वह है यानी जो आपकी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है वह 1961-66 से बाद न होकर के 1974 और 69 होनी थी। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना का संबंध इसलिए गलत है। बाकी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 92, 97 मध्य 11वीं 2007-12 और पहली पंचवर्षीय योजना 21 से जो है वो 51 से 56 तो ये सही है। ठीक है, जबकि जो 5वीं रही वह जो है आपका 74 से 69 के मध्य रहा समय। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का?
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा, समय पीरियड रहा 2012 से 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा होता है। योजना पत्रिका यानी जो योजना कुरुक्षेत्र आती हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज वाले मैक्सिमम जो है इसको देखते हैं, ठीक है, योजना पत्रिका। तो योजना पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वह जो है यानी एक तरह की वो सरकारी पत्रिका होती है गवर्नमेंट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। योजना अंग्रेजी एवं भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 29 है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यानी जो 1 रुपये का नोट है, समझ रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा वित्त मंत्रालय के सचिव के जो है वो हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। पढ़ कर के हम लोग आए हैं टू द पॉइंट नोट में इकोनॉमिक्स के कि जो करेंसी है इसकी जो चिल्लर वगैरह इनकी जो छपाई होती है वो सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, यानी जो अगर बाकी नोटों का मुद्रण की अगर बात की जाएगी नोटों के लिए तो 1 रुपये को छोड़ दिया जाए, जो बाकी नोट जो छपते हैं उनका जो है मुद्रण जो वो RBI के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आप, क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये की बात की जा रही है, 1 रुपये के नोटों की जो छपाई है उस वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाता है। अगर हस्ताक्षर की वो है तो वह वित्त मंत्रालय के सचिव की। बाकी आपने देखा होगा जो 1 रुपये के अलावा और भी जो जारी नोट होते हैं, जैसे 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, उन सभी पे आप देखते होंगे वह होंगे RBI की जो है, उस पर RBI के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका जो शुभारंभ है वह 28 अगस्त 2014 को किया गया। प्रश्न संख्या 32, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा वह होगा निजीकरण, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं और इसे हेतु नीतिगत ढांचा यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह कौन सी स्थिति कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुतायत हो तथा माल सीमित हो या कम हो तो उसे मांग जनित स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। ग्रीन बैंकिंग, तो इसका सही जवाब होगा इसमें से बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन बैंकिंग की जो शुरुआत है वह उसका उद्देश्य बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागज़ों को इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। FAO किसका संक्षिप्त रूप है। तो FAO का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक।
वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रारंभकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस क्रमांक चौथा रहा वो फिनिश होता है। अगला जो सिलेबस क्रमांक है वह है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।